Good morning, BBA and BCom second year. In the last lecture, we discussed about the leave salary and allowances are completed. Now today we have started provident fund, यानी कि एम्प्लॉय को अपनी सर्विस के दौरान जो सेविंग की जाती है एज ए कर्मचारी भविष्य निधि में, उसके एवज में इन द एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसे वो क्या मिलती है, एक साथ मिलती है, जिसे हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, यानी कि एक तरह से भविष्य निधि भी कहते हैं। जितना कंट्रीब्यूट एम्प्लॉय किसी प्रोविडेंट फंड में करता है उतना ही कंट्रीब्यूट उसका नियोक्ता, उसका एम्प्लॉयर भी उसी प्रोविडेंट फंड में करता है उसके लिए, यानी कि एक तरह से ये क्या सैलरी का पार्ट ही मानते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एम्प्लॉय ने 1200 रुपए पर मंथ प्रोविडेंट फंड में डाले हो तो उसका एम्प्लॉयर भी कितने डालेगा, 1200 रुपए पर मंथ, यानी कि उसके एक मंथ के प्रोविडेंट फंड में कितना जमा हो गया, 2400 रुपए एक मंथ के प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। ठीक है, ये क्या होता है प्रोविडेंट फंड। और अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, तो चार प्रकार के प्रोविडेंट फंड होते हैं। पहला होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, यानी कि वैधानिक भविष्य निधि। पहला कौन सा होता है, वैधानिक या फिर कह सकते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ओके, सेकंड तुम्हारे पास में होता है वो उसे कहते हैं प्रमाणित यानी कि रिकॉग्नाइज्ड, प्रमाणित भविष्य निधि, जिसे हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड। अगला होता है तुम्हारे पास में अप्रमाणित यानी कि अनरिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड। ओके, और लास्ट होता है तुम्हारे पास में जिसे हम बोलते हैं कर्मचारी भविष्य निधि, यानी कि कर्मचारी, जिसे हम बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये तुम्हारे पास में प्रोविडेंट फंड होते हैं चार टाइप के। अब इनकी डिडक्शन कैसे मिलता है कैसे नहीं मिलता है, इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल की हेल्प से तुम इजीली समझ पाओगे कैसे डिडक्शन मिलता है और कैसे नहीं मिलता है। ओके, तो तुम्हारे पास में टेबल बनाने के लिए फर्स्ट यहां लिख दो तुम सीरियल नंबर। ठीक है, यहां पर आ जाएगा तुम्हारा पर्टिकुलर। ठीक है, अब तुम्हारे पास कितने, चार प्रोविडेंट फंड है, तो चार हम ये तो एक दो तीन चार, चारों के लिए अलग अलग कॉलम बना लेते अपन। ये तुम्हारा फर्स्ट, इसमें जगह नहीं है तो अपन इसको छोटा करते हैं। ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट, ये तुम्हारा हो गया सेकंड, ये हो गया तुम्हारा थर्ड, और ये हो गया तुम्हारा फोर्थ। ये हो गया स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, यानी कि एस, शॉर्ट में लिख रहा हूं SPF। ठीक है, ओके, ये हो गया तुम्हारा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ये हो गया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये हो गया अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये हो गया अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड।
और लास्ट हो गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये चारों तुम्हारे क्या हो गए, प्रोविडेंट फंड हो गए। फर्स्ट हमें क्या बनाना, सीरियल नंबर कॉलम, फिर पर्टिकुलर, फिर तुम्हें बनाना स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, देन अनरिकॉग्नाइज्ड, और लास्ट हो गया तुम्हारा एम्प्लॉय फंड। फर्स्ट सीरियल नंबर लिखना है तुम्हें पर्टिकुलर में एक्ट, यानी कि किस एक्ट के अंदर आते हैं। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का एक्ट लगता है 1925, कौन सा 1925, और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आता है 1952 में बनाता है। इन दोनों का कोई एक्ट नहीं बना है। ओके, एक्ट में क्या हो गया, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बना 1925 में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बना है तुम्हारा 1952, और इन दोनों के बारे में कोई एक्ट अभी तक नहीं बना है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड की एप्लीकेबिलिटी, यानी कि कब कब उपयोग में लागू हुआ, लागू कब हुआ। तो एप्लीकेबिलिटी बात करते हैं तो यहां पर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, यानी कि कह सकते हैं कि अप्लाई कहां होता है। तो हम फर्स्ट बात करते हैं स्टैट्यूटरी, ये तुम्हारा गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड यूनिवर्सिटी कहां लागू होती है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनिवर्सिटी इसमें लागू होता है। ओके, अब बात करते हैं तुम्हारी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो यहां पर तुम्हारे को ये लगता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ओके, यहां पर क्या हो गया, आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए, यानी कह सकते हैं कि द इनकम टैक्स कमिश्नर रिकॉग्नाइज्ड, जहां पर इनकम टैक्स कमिश्नर रिकॉग्नाइज कर देता है द इनकम टैक्स कमिश्नर जहां पर इनकम टैक्स कमिश्नर रिकॉग्नाइज कर दे, वहीं पर ये क्या होगा तुम्हारा लगेगा, एप्लीकेबल होगा। ओके, समझ आ गया। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनिवर्सिटी में लगता है। इनकम टैक्स कमिश्नर रिकॉग्नाइज कर दे, जैसे कि बैंक हो गया तुम्हारा, ठीक है, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, उनमें लगता है सर बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा। ओके, इनमें लगता है। अब बात करते हैं अगर तुम्हारा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यानी कि इनकम टैक्स द्वारा जिसे अनरिकॉग्नाइज्ड यानी कि रिकॉग्नाइज नहीं किया, उस पर लगता है, जैसे कह सकते हैं कि जहां पर इनकम टैक्स क्या करता है, रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इनकम टैक्स आयकर आयुक्त द्वारा जिसे अनुमोदित नहीं किया गया हो, यानी कि जहां पर आयकर द इनकम टैक्स कमिश्नर आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, यहां पर क्या होता है, द इनकम टैक्स कमिश्नर are not recognized, वहां पर लगता है तुम्हारा प्रोविडेंट फंड।
अगला तुम्हारे पास में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड, ये तुम्हारा कहीं पर भी लग सकता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं गिवन है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिडक्शन मिलता है, यहां पर मिलता है देखो स्पेसिफिक में डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सी। किसे मिलता है? अगर तुम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करते हो या फिर डोनेट करते हो, तुमको सिर्फ डिडक्शन का मिलेगा अंडर सेक्शन 80 सी। यहां पर मिलेगा अंडर सेक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सी। अनरिकॉग्नाइज्ड की बात करें तो इसका नॉट अवेलेबल, इसका डिडक्शन नहीं मिलता है, नॉट अवेलेबल, इसका डिडक्शन नहीं मिलता है। और बात करें कि एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड, तो इसका भी डिडक्शन मिलता है, कहां पर? सेक्शन 80 सी के अंदर। कंप्लीट। अब तुम्हारे को बात करते हैं एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो गवर्नमेंट में अगर तुम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो वो होता है एग्जेम्प्टेड, यानी कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जो भी डोनेट कर रहा है या डिपॉजिट कर रहा है उसका क्या होगा? एग्जेम्प्टेड होगा। यहां पर होता है अप टू 12%, यानी कि 12% की छूट मिलती ऑफ सैलरी, एग्जेम्प्टेड, यानी कितना मिलता है? 12% ऑफ सैलरी। और यहां पर सैलरी की डेफिनेशन क्या होती है वो भी तुम देख ही लो। सैलरी इक्वल्स टू बेसिक पे प्लस कमीशन प्लस डीए इफ प्लस कमीशन परसेंटेज, ये तुम्हारा आंसर की सैलरी की डेफिनेशन। ओके, अब बात करते हैं यहां पर, तो ये भी तुम्हें क्या मिलता है? एग्जेम्प्टेड, ठीक है। और लास्ट बात करते डज नॉट कंट्रीब्यूशन। सुनाया, यानी कि इसमें तुम्हारा एम्प्लॉयर कभी कंट्रीब्यूशन करता ही नहीं है। अब बात करते हैं अगला, अगर तुम्हें प्रोविडेंट फंड की राशि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में मिलती है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो ये क्या होती है? एग्जेम्प्टेड होती है। रिटायरमेंट के टाइम पर अगर तुम्हें स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से कोई राशि मिलती तो तुम्हारे लिए क्या होती है? एग्जेम्प्टेड होती है। इसमें बात करें रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो इसमें क्या होता है? अकॉर्डिंग टू एग्जेम्पशन, according to specific condition, according to specific condition। और अगला बात करें इसमें तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट टैक्सेबल ऑफ सैलरी, ठीक है। यानी क्या कह रहा है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल टू सैलरी। सुनाया, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय contribution, sorry, employee contribution interest
on employer contribution. Taxable of salary. कंप्लीट। अगला लास्ट तुम्हारे पास यहां पर है तो किसी टाइप का कोई भी रिटायरमेंट का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अब लास्ट बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, यानी कि अगर तुम्हें प्रोविडेंट फंड में किस टाइप का कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसके लिए क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में डोनेट करते हो और उसको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो तुम्हारे लिए क्या है, एग्जेम्प्टेड है। अगर तुम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में करते हो तो अप टू 9.5% इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड है। समझ गया? अप टू 9.5% इंटरेस्ट क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है। अगर एम्प्लॉय सर्टेन एग्जेम्प्ट, अब एम्प्लॉय को ही मिलेगा, एम्प्लॉय को कुछ कंडीशन है, एम्प्लॉय कौन कौन कैसे मिलेगा, देखो फर्स्ट इसमें कंडीशन गिवन है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कुछ एम्प्लॉय है, पहला तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो एग्जाम्पल मिलेगा। और सेकंड कंडीशन है टैक्सेबल इनकम अदर सोर्स, अदर सोर्स। और बात करें इनकी तो इनके अंदर किस टाइप का भी एग्जामिनेशन नहीं मिलेगा। कंप्लीट। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रोविडेंट फंड। अब इसकी कुछ कंडीशन से जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, ये टेबल याद कर लेना। ओनली हमें याद क्या करना है कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर तुम डोनेट करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्पशन मिलता है। और अगर इस पर किसी लेवल पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, 9.5% तक इंटरेस्ट हमारे क्या है, एग्जेम्प्टेड है। बस ये दो चीज याद कर लेना, बाकी कुछ जरूरी नहीं है, बाकी सब तुम्हें इजीली हो जाएगा तुमसे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।